ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायताचया। आयातु वरदे देवी त्यक्षते ब्रह्मादिनी गायत्री छन्दसां मातः विष्णुने नमोस्तुते। श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि नमस्कारं करोमि। सभी को प्रणाम। हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी अंकल जी, पूरी क्लियर आवाज है। ठीक है। पुनः सबको प्रणाम। आज के स्वाध्याय के सत्र में गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है कि हम हाइपरटेंशन पर कुछ चर्चा आपस में करें। इससे पहले कि ये आज का सेशन शुरू करें, एक शोध जो लैंसेट में कुछ समय पहले पब्लिश हुआ था, जिसमें 50 से अधिक देशों के और लगभग 500 शोधकर्ताओं ने एक पब्लिश की जो रिपोर्ट, उसमें ये पाया गया कि अगर हम फिजी ड्रिंक्स को, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, ऐसी चीजों को अगर हम लोग ना लें तो हम लगभग 2 लाख मौतों से पब्लिक को बचा सकते हैं। ये पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें पाए जाने वाली जो शुगर होती है, कैलोरीज होती हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के बजाय हमें मौत की मुंह में ही धकेलती हैं। ये उस स्टडी का एक निष्कर्ष निकला था। उसमें ये भी उन्होंने पाया कि प्रोसेस्ड मीट से लगभग 800,000 मौतें हर वर्ष होती हैं। इसी अध्ययन में उन्होंने पाया कि साबुत अनाजों को भोजन में बढ़ाने से हम लोग 17 लाख लोगों को बचा सकते हैं, और अधिक सब्जियों को, अगर हम फलों को और सब्जियों को अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो हम लगभग 18 लाख लोगों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। नट्स और सीड्स जो होती हैं, आजकल हमने नया जो एडिशन है खान पान अपनी अच्छी तरह से हम लोग अगर बैलेंस खाना लेने की बात जहाँ करते हैं, नट्स और सीड्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो लगभग 25 लाख लोगों को हम इन बीमारियों से बचा सकते हैं। और अधिक फलों को अगर हम लेंगे तो लगभग 49 लाख लोगों को हम लोग जो है ये हाइपरटेंशन से और हार्ट डिजीज से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। इस शोध में नंबर 1 रिस्क फैक्टर को, हाई ब्लड प्रेशर को नंबर 1 रिस्क फैक्टर मौत के लिए बताया गया, सारी दुनिया के लिए, हिंदुस्तान का ही नहीं, सारे दुनिया के लोग थे उसमें। तो सारे दुनिया की ये शोध था, सारे दुनिया में किया गया और सारे दुनिया के इंस्टीट्यूशंस लोग उसमें शामिल हुए थे। तो उसमें उन्होंने ये पाया कि जो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो नंबर 1 रिस्क फैक्टर है हमारे आज के टाइम में डेथ का। कारण क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं डेथ? एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म उसमें जो होता है, छोटी छोटी कैपिलरीज में उनको फूल जाती है बैलून की तरह से और रप्चर कर जाती हैं। और हार्ट अटैक्स होते हैं, और हार्ट फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है, और स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स आपको हमने पीछे भी डिस्कस किया है। स्ट्रोक्स का मतलब है जब हम सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक पैरालिसिस हो जाता है बॉडी के एक तरफ, एक अंग का या अधिक अंगों का। अब हम अगर ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर में हम लोग 2 रीडिंग्स लेते हैं। एक अपर रीडिंग होती है, एक लोअर रीडिंग होती है। अपर रीडिंग को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाली को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो ये शो करती है कि हमारा जो हार्ट है जब वो पंप कर रहा है तो उस समय मैक्सिमम जो प्रेशर हमारी आर्टरीज में, हार्ट के पंप करने से हमारी आर्टरीज में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो जा रहा है, प्रेशर है, वो जो इंगित करता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स करता है, जिस समय वो पंप करना नहीं कर रहा है, थोड़ी सेकंड्स की बात होती है, कुछ ही उसमें एक बार पंप करता है, उसके बाद रिलैक्स करता है, फिर पंप करता है हार्ट। तो लगभग जैसे हम लोग देखते हैं 70-72 बीट्स पर मिनट होता है, तो उतनी बार वो
पंप करता है उतनी बार वो रिलैक्स करता है। जब वो रिलैक्स करता है उस समय जो ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट आर्टरीज में होता है उस ब्लड प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए? नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 को हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं, और अगर 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर है, उसके आसपास है, तो उसको हम प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। अब इन बिटवीन उससे 140/90 से नीचे है तो उसको प्री हाइपरटेंशन कहा जाता है, 140 से ऊपर है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारे दिल पर स्ट्रेन करता है और हमारी आंखों की छोटी छोटी कैपिलरीज को डैमेज करता है। गुर्दों में किडनी को भी इसी तरह से सेंसिटिव हार्ट ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको डैमेज करता है। हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग कर सकता है और शरीर के विभिन्न और अंगों में भी बैलूनिंग करके रप्चर कर सकता है, जैसे एन्यूरिज्म अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ब्लीडिंग कर सकता है। इस प्रकार जो ब्लड प्रेशर है विश्व भर में नंबर 1 किलर माना जाता है। सबसे ज्यादा मौतों का कारण सारी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर को मान रहे हैं। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने बताया है कि हर 3 में से एक अडल्ट को, एक जो यंग आदमी है, जो वयस्क आदमी है, उसको वहां पर ब्लड प्रेशर पाया गया है। लेकिन उनका ये मानना है कि ये ब्लड प्रेशर होता ही होता है, जब 40 के पार करेंगे तो हमको ब्लड प्रेशर होता ही। लेकिन ये एक किस्म की भ्रांति है हमारे हिसाब से। आज की जो स्टडीज कह रही हैं इसको हम झूठा साबित कर सकते हैं। कैसे? 1920 के आसपास कीनिया में कुछ रिसर्च की गई थी जिसमें उन्होंने पाया कि शाकाहारी वो लोग, उनके यहाँ जो स्टडी हुई उसमें किसी का भी ब्लड प्रेशर 110/80 से 110/70 से ऊपर नहीं मिला, जबकि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर 125/80 के करीब ब्लड प्रेशर पाया जाता है। ये जो कीनिया के लोग, जहां पर जो लोग केवल वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, केवल वेजिटेरियन खाना ही लेते हैं और कम नमक लेते हैं वहां पर, तो उनको 60 की उम्र के बाद भी ब्लड प्रेशर 110-70 के आसपास ही पाया गया। ये उन्होंने कीनिया के ही एक स्टडी 2 वर्ष के अंतराल में, 2 वर्ष तक कुछ लोगों को जो हॉस्पिटल्स वहाँ के थे, ग्रामीण हॉस्पिटल थे, उसमें भर्ती किए हुए 1800 लोगों पर एक स्टडी की गई जिसमें उन्होंने पाया कि 2 वर्ष के अंतराल में भी किसी भी आदमी को हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कोई तकलीफ थी। जबकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको हम कहते हैं वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें अंदर ही जो वो जमा हो जाता है, परत जमा हो जाती है, जिससे नैरोइंग हो जाती है। ब्लड की जो सप्लाई है वो हमारी हार्ट मसल्स को कम पहुंचती है, उससे करोनरी जो है ब्लड वेसल्स, करोनरी वेसल्स के ब्लॉक होने से, हार्ट को सप्लाई नहीं होने से हार्ट अटैक होता है। तो ये अमेरिका में नंबर 1 कॉज है, जबकि कीनिया के इन लोगों में बिल्कुल भी ये किसी भी एक मरीज को भी एक प्रॉब्लम नहीं पाई गई। तो अब इसलिए इन्होंने जो स्टडीज हुई उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर जो है ये कोई जेनेटिक नहीं है, ये कोई किसी तरह का जरूरी नहीं है कि सबको हो, ये अपने चॉइस का एक रोग माना उस स्टडीज में। इन जो हमारी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड स्टडीज, जो हार्ट से रिलेटेड स्टडीज हुई, उनमें उन्होंने माना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक चॉइस का बीमारी बन गई है, लोगों ने अपने आप इसको बनाया है। अब चाहें तो हम जो है आर्टरी बस्टिंग वेस्टर्न डाइट को अपनाएं, जैसे आज हो रहा है, सारे ही हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। डब्बा बंद खाना खाते हैं, प्रोसेस मीट वगैरह खाते हैं, तमाम किस्म के उनकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और यह हम जो है अपनी जो लाइफस्टाइल में चेंज करें, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमको लाइफस्टाइल जो बताई थी, होल प्लांट डाइट के बारे में बताया था, कम नमक खाने को कहा था, कम वसायुक्त कम फैट से खाना खाने को कहा था। इसलिए जो है अब ये हमारा चॉइस है कि हम अपने को एक्टिव रखें, लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, खाना में बहुत ध्यान रखें, कम नमक खाएं, या हम अपने वेस्टर्न स्टाइल को मंगाएं, डिब्बा बंद खाएं। और वहां पर जितने भी जो आज खाने पीने से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें उनका कारण जो हमारी जो वहां पर डाइट और वहां की जो लाइफस्टाइल है उसका ही कारण ये जो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है। अब आगे इसमें हम देखें कि जो
डायबिटीज, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उसके दो प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या दो प्रमुख रिस्क फैक्टर्स हैं? एक तो है कि फलों को कम खाना और वेजिटेबल्स को कम लेना, साग सब्जियों को कम लेना, फलों को कम खाना, खाने में इन सब चीजों को नहीं करा। और दूसरा, अत्यधिक नमक खाना। नमक अगर हम ज्यादा लेते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो नमक में 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड होता है। सोडियम भले ही हमारे शरीर के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन सब्जियों और फलों में और प्राकृतिक खाने योग्य वस्तुओं में उसकी मात्रा जो होती है वो लगभग सफिशिएंट होती है हमारे शरीर के लायक। अधिक नमक खाने से हमारे शरीर में पानी का रिटेंशन होता है, तो फूलता है शरीर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे। मानव शरीर के लिए आज हम जितना नमक लेते हैं उसका अगर 1/10 हिस्सा, मतलब अगर हम 2 ग्राम 1.5 ग्राम नमक ले रहे हैं तो 1/10 हिस्सा अगर हम लेते हैं तो उसी के लिए हमारी जो बॉडी है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। उनका ये मानना है कि अगर हम 1500 मिलीग्राम तक नमक 24 घंटे में लेते हैं तो उसी के लिए हमारी बॉडी प्रोग्राम्ड है। इसलिए जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसमें उन्होंने ये बताया कि हमें लगभग 1500 मिलीग्राम सोडियम डेली लेना चाहिए, जो ये कितना होता है, लगभग 1/4 चाय वाली चम्मच का 1/4 हिस्सा के बराबर है। एक आदमी को इससे ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। जबकि आज हम देख रहे हैं कि आम आदमी 3500 मिलीग्राम सोडियम ले रहा है। इस हम लोग ज्यादा नमक खाते हैं। यदि 15% भी इसमें कमी की जा सके तो लाखों लोगों को की जान हम बचा सकते हैं। और ये आधी चम्मच दिन भर में लेते हैं तो 22% स्ट्रोक्स और 16% हार्ट अटैक से बच सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम नमक को कम कर सकते हैं तो हम स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से और किडनी डिजीज से आदमी को बचा सकते हैं। नमक की मात्रा खाने में कम करने से बीपी कम होता है। ये स्टडीज, कई सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है। ये काफी लंबी स्टडीज, एक नहीं कई स्टडीज हुई हैं जिनमें ये पाया गया कि अगर हम खाने में नमक कम कर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर उसका आपका अपने आप ही कम होने लगता है। बेबीज में, छोटे बच्चों में जब बच्चा पैदा होता है उस समय लगभग 95/60 होता है, सिस्टोलिक 95, 90, 95 और 6 नीचे होता है। और 20 वर्ष की उम्र में यह करीब 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे का 60-70 के बीच में होता है। बाय द एज ऑफ 40, 40 वर्ष के आयु तक ये लगभग मैक्सिमम जो है 140/80-85 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1940 के दशक में वाल्टर केपनर ने केवल चावल और फलों को देकर 240/150 बीपी, जिसको हम मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, उसको केवल चावल और फलों से 105/80 105/80 मिलीमीटर मरकरी लाके दिखाया बिना किसी दवा के। ये आज से लगभग 80 साल पहले की बात है। उस समय मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को डेथ सेंटेंस माना जाता था, जब उसकी आयु केवल 6 माह ही समझी जाती थी। मतलब किसी को अगर इस तरह का 240, 150 या उसके आसपास या उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर नोट किया गया, उसको पाया गया, तो उसे कहा जाता था भैया कि तुम्हारा तो बस टाइम खत्म ही है, पूरा होने जा रहा है। उसको डेथ सेंटेंस, जैसे आज सीवियर कैंसर्स को हम लोग डेथ सेंटेंस कहते हैं, जो मेटास्टेसिस हो चुका है, 4थी स्टेज में है, उन जैसे कैंसर्स को कहा जाता था। उसी समय उस समय आज से 80 साल पहले जो हाइपरटेंशन था 240, 150 के आसपास जिसको हमने कहा, तो उनको कहा जाता था कि ये जो है आपको कुछ भी नहीं बचा सकता। लेकिन डॉक्टर वाल्टर कैम्पनेर ने इसको, इस जो भ्रांति थी उसको झूठा साबित करके ये करके दिखाया कि उन्होंने डाइट में केवल राइस और फलों को दे करके, वेजिटेबल्स को लेकर के दे करके पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर को बिना किसी दवा के, नमक कम करके नॉर्मल से कम लेवल पर लाके दिखाया था। ये डाइट में
अत्यधिक नमक लेकर के उन्होंने जो है उसको काफी कम नमक दिया, प्लांट बेस्ड डाइट दी, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट उस समय दी थी, तो उससे में होगा। तो इसमें नमक करता क्या है, नमक से क्या नुकसान होता है हमको, ये इसमें थोड़ा सा उन्होंने बताया कि सोडियम जो है हम लोग जितना लेते हैं नमक, उसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। जो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं उनको, उनकी एक्टिविटी को, फ्री रेडिकल्स को कम करता है। उसके फ्री रेडिकल्स को हम लोग अभी बाद में फिर डिस्कस कर रहे हैं, फिर बात करेंगे अभी। और उनको डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता को भी कम करता है नमक अगर हम ज्यादा लेते हैं तो। इसी तरह से एक स्टडी थी जो चाइनीज मेडिकल टेक्स्ट में मेंशन्ड है, उसमें उन्होंने कहा है कि यदि हम खाने में नमक अधिक मात्रा में लिया जाता है तो उससे पल्स हार्ड होती है। पल्स हार्ड होती है, जैसे हमारी पल्स हार्ड का मतलब ये है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी नैरोइंग हो जाती है, उसको हम पल्स हार्ड, ये भी आज से काफी दशक पहले चाइनीज लिटरेचर में मेंशन्ड है। लेकिन ये स्टडीज तो होती रही, ये बहुत सारी होती रही हैं, सारी कंट्रीज में होती रही हैं, डेवलप कंट्रीज में भी होती रही, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हो रही हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं, साल्ट इंडस्ट्री है, चीज इंडस्ट्री है और जो आज प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, इन्होंने कभी भी इन रिपोर्ट्स को सामने नहीं आने दिया, इनको पब्लिश नहीं होने दिया, इनको ज्यादा लोगों को बताने नहीं दिया। क्यों नहीं बताने दिया? वो चाहते हैं कि जंक फूड लोग खाते रहें, वो प्रोसेस फूड को खाते रहें, और सॉल्ट इंडस्ट्री में अगर हम अधिक नमक कहेंगे तो उनका नमक बिकना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जो है ये समस्या हमेशा ही जो है इनको मैं तो कहूँगा, इन कंपनी को ये मानव जाति के दुश्मन हैं, जो हमारी सही जो राय है उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचने देते हैं, और अधिक मात्रा में नमक दे करके, खिला करके, शुगर खिला करके, तमाम किस्म के गंदे फैट्स खिला करके वो आदमियों को बीमार कर रहे हैं और तरह तरह की बीमारियों से लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इस तरह से जो है, अब नमक के बारे में कहा जाए तो एक जो स्लाइस होती है पिज्जा की, उस पिज्जा की स्लाइस में हम लोग जितना नमक हमें मिलता है, खिलाया जाता है, वो हमारे 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट 1500 माइक्रोग्राम मिलीग्राम है, तो उसका लगभग 800 मिलीग्राम नमक एक स्लाइस में होता है। अब देखें कि पूरा एक स्लाइस, एक छोटी सी स्लाइस जो हमारी पिज्जा की है, वो हमारी 24 घंटे की रिक्वायरमेंट को लगभग पूरा कर दे रही है। जैसे जैसे आप खाने में नमक की मात्रा कम करने लगते हैं, तो अब यह है कि कैसे कम करेंगे। जैसे जैसे अगर हम चाहें कि हम खाने में नमक की मात्रा कम करना चाहें, तो हमारी टेस्ट बड्स भी कम नमक की आदि धीरे धीरे होने लगती हैं। और अगर हम इसी तरह से, अगर हम शुगर को, फैट्स को भी इसी तरह से कम करना चाहें, तो वो भी हमारी धीरे धीरे कम करने से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है, शुगर है, सॉल्ट है, फैट्स हैं, ये सारी चीजें, इनका सबका कंट्रीब्यूटरी इफेक्ट होता है हार्ट डिजीज के लिए भी, और फ्री रेडिकल्स को जमा होने में भी, और कैपिलरी नैरोइंग में भी। ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए हमें इन सब चीजों को, नमक के साथ साथ इन सब चीजों को भी खाने में कम करना जरूरी होता है। अब हम कैसे करेंगे? बात तो है कि ये करना चाहिए, लेकिन करेंगे कैसे? इसमें करने के तरीके 2-3 सजेस्ट किए गए हैं। एक तो यह है कि हम खाने की टेबल, जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो वहां पर हम लोग सॉल्ट को रखें ही नहीं, ऐड ना करें। कोई भी आदमी अपना खाना जो उसको मिल रहा है, परोसा जा रहा है, उसको वैसे ही खाए जैसे वो आपको अवेलेबल हो रहा है, उसमें कुछ बिल्कुल भी सॉल्ट ऐड ना करें। दूसरा, खाना पकाते समय भी अगर कम है तो उसमें अलग से ऐड ना करें। और उसी शुरू में आपको जरूर वह स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जो बड्स हैं, टेस्ट बड्स हैं, वो आदि हैं बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ नमक, बहुत ज्यादा नमक खाने के आदि हैं। तो वह शुरू में आपको लगेगा, गुस्सा आएगा, ये क्या खाना है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि 5-7 दिन में ही जो है वो आपको धीरे धीरे आपके टेस्ट बड्स वो लो सॉल्ट वाले खाने में, लो शुगर वाले, लो फैट्स वाले में भी खाने में आपको वही चीज धीरे धीरे आपका जो है टेस्ट बदलने लगता है, आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोसेस फूड को जहां तक हो सके आप ना खाएं, कम से कम खाएं, और घर से बाहर खाना
बिल्कुल जहां तक हो सके ना जाएं और ना खाएं। ये चीजें 2-4 रिकमेंडेशंस हैं जिससे आप नमक को अपने खाने में कम कर सकते हैं। इसके बाद जो है होल ग्रेन से नमक के बारे में चर्चा बताई कि जो नमक से हम कैसे ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं अपने। इसी तरह से होल ग्रेन्स को, जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन हम लोग लेते हैं वो हार्ट अटैक के रिस्क को लगभग 15% कम करती हैं, और इसी तरह से स्ट्रोक्स के रिस्क को, जो हमारी सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के रिस्क को भी लगभग 25% तक कम करती है। लेकिन इन दवाइयों में कुछ ना कुछ इनके साइड इफेक्ट्स होता है। हर दवाई जो भी हम लोग देखते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, माना डायरेटिक्स लेते हैं जिससे वाटर जो यूरिन ज़्यादा आता है तो उससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डिसबैलेंस होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले जाते हैं, अम्लोडाइपिन, निफेडेपिन वगैरह वीरापेमिल कर लेते हैं तो उससे जो है कार्सिनोमा ब्रेस्ट का रिस्क बढ़ता है। और बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं तो उससे जो है लिथार्जी और इम्पोर्टेंस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। एस इनहिबिटर्स और आदि कुछ दवाइयां लेते हैं तो उससे जो है सडन सीरियस फॉल इंजरीज का डर रहता है। सडन सीरियस फॉल इंजरीज कोई भी ड्रग से हो सकती है। जब हमारा ब्लड प्रेशर 140-90 है रहता है, 150-100 रहता है, अगर ब्लड प्रेशर की दवाई हमने ले ली वो आज सडनली जो है 90-60 या 100/50 या इस तरह के लेवल पर आता है तो आपको चक्कर आएगा और आप गिर सकते हो। इसलिए जहां तक हो सके हमें, अगर बिना दवाओं के काम चल सकता है तो दवा हमें कम से कम लें। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें यह नहीं है कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो हम कल को दवा खाना बंद करते हैं। दवाओं को हमने जरूर लेते जाना है, बट ये जितने भी हमें एडिशनल चीजें बताई जा रही हैं, गुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं कि ये चीजें आपको इस तरह से अपने खाने में परहेज करिए, नमक कम लीजिए, क्या खाइए क्या नहीं खाइए, ये सब चीजों को हम लोग ध्यान में रख करके डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हुए अपने डेली के जो रूटीन है उसमें बदलाव लाते हुए, उसमें सुधार लाते हुए हम इस चीजों को, हार्ट अटैक को और स्ट्रोक्स को और जितने भी इन प्रॉब्लम्स और होती हैं उनको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो जो हम अगर साबुत अनाज लेते हैं, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि अगर हम साबुत अनाजों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का रिस्क कम हो जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है, वेट गेन नहीं होता है और कोलोनर कैंसर, कोलोन का कैंसर कम हो जाता है। अगर हम ओट्स को और होल व्हीट को और ब्राउन राइस को ऐड करते हैं तो हमें क्रॉनिक डिजीजेस से बचाता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि ये जो चीजें हैं हमारी होल प्लांट बेस्ड सब्सटेंसेज हैं, ओट्स हैं, व्हीट है और होल ब्राउन राइस है, मिलेट्स हैं, और हम लोग बीन्स के बारे में और सब्जियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सारी ही चीजें जो हमने पीछे डिस्कस की थी वो हमारी ब्लड प्रेशर में भी उसी तरह से हर तरह से मददगार ही होती हैं। ये स्टडीज में बता रही हैं। हमें क्रोनिक डिजीजेस से जिस तरह भी है, इसलिए जो है हमें रिफाइंड ग्रेन्स को, मैदा आदि को भी कम करना पड़ेगा जो इन बीमारियों के रिस्क को बढ़ाता है। ब्राउन राइस को अभी हम बात कर रहे थे, डायबिटीज मेलाइटस के रिस्क को घटाता है, जबकि व्हाइट राइस टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ाता है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्टडी हुई है जिसमें उन्होंने पाया कि जौ और ओट्स के इस्तेमाल से हम लोग अपने डायबिटीज मेलाइटस के रिस्क को 36% तक कम कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरीज और कैरोटिड आर्टरीज को भी, नैरोइंग को भी हम कम कर सकते हैं होल ग्रेन्स के और व्हीट, होल वेजिटेबल से, होल फ्रूट से और बीन्स तथा अन्य होल प्लांट फूड से हम बचा सकते हैं। इस तरह से स्टडीज जो है ये बताती रही हैं। हमने पिछले अपने स्वाध्याय की कक्षाओं में ये चीज हम लोग देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। तो ट्रांसफैट जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल आदि है, वो उसके कंपोनेंट को भी हमें आर्टरीज की क्लॉगिंग को बचाने के लिए अपना कम करना पड़ेगा। हमें बचाना होगा, कम से कम उनका इस्तेमाल करना होगा। फिर एक आजकल जो चर्चा होती है डैश डाइट क्या होती है। डैश डाइट ये डेवलप कंट्रीज में और हमारे यहाँ भी अब इसके बारे में चर्चा होने लगी है। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप
इसको ठीक करने के लिए क्या है, इसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने ये सभी बताते हैं कि मरीजों को सबसे पहले किसी भी बीमारी होने पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को करना चाहिए, उसको ट्राई करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या बताया उन्होंने, वजन कम करना है, नमक कम खाना है और अल्कोहल कम लेना है, अधिक एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम वगैरह करना है। आजकल हम लोग जो हमारे गुरुदेव ने जो चीजें हमें बताई हैं, किस तरह से सुबह हम लोग प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें और तरह तरह के अपने जी है डेली रूटीन में हम लोग ऐड करें अपने, और हेल्थियर डाइट लेना, और अपने साथ में जो है इन चीजों के साथ साथ हम लोग खाना जो डाइट है उसको हम हेल्दी लें। ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, अब हम इसमें और आगे जाएंगे तो इसमें जाते हैं कि हम खाना क्या खाते हैं और हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाते हैं और हम कैसे रहते हैं, ये डिपेंड करता है। इसी का कारण जो है, इसी से हम ब्लड प्रेशर के बारे में देख सकते हैं। अभी जैसे हम लोग अभी पहले चर्चा कर रहे थे, ग्रामीण अफ्रीका में और ग्रामीण चाइना में प्लांट बेस्ड डाइट लेकर के उन्होंने 110-70 के आसपास ही ब्लड प्रेशर हमेशा, चाहे वो छोटी एज के हों, टीनेजर्स हों, चाहे वो 60 के अब के लोग सीनियर सिटीजन हों, उनकी, क्योंकि उनका जो डाइट होती है वो मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट होती है। वो रिफाइंड कोई चीज़ों को, इस तरह के रिफाइंड सब्सटेंसेस को यूज नहीं करते, डिब्बाबंद चीज़ों को यूज नहीं करते, इसलिए जो है वो वेजिटेरियन डाइट लेने से ही उनके ब्लड प्रेशर की जो रेंज होता है वो 110-70 के आसपास ही पाया जाता है। लेकिन उसमें उन्होंने जरूर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, लो फैट डाइट को जरूर कहा है, प्रमोट करने को कहा है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है या डेयरी के बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं बोलते हैं। उसका कारण फिर वही चीज़ आती है कि वहाँ पर भी दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। डेयरी इंडस्ट्री जो है वो, चाहे वो दूध की है, पनीर वगैरह की है, चाहे वो ये जो है नॉन वेजिटेरियन मील्स की हो, उसको भी डेयरी में ही, प्रोडक्ट्स में ही गिना जाता है। तो वो उनका कुछ, लेकिन उसके साथ भी कुछ स्टडीज ऐसी हुई हैं जो उन्होंने कहा कि अगर हम इन सब चीज़ों के साथ जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम अपने रूटीन को चेंज करें और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लें और लो फैट डाइट लें, इसके साथ अगर हम मीट को ऐड कर देते हैं तो कुछ ही दिनों में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये भी स्टडीज में बताया गया है। और 2014 की बहुत सारी स्टडीज के कंपाइलेशन से एक बात और सामने आई कि वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो बीपी को कम करने में सक्षम है। बीपी कम करने से मोटापा भी कम होता है और टाइप 2 डायबिटीज का और हार्ट डिजीज से मौत को भी रोकते हैं। ये जितने भी डाइट्स के बारे में, वेजिटेरियन डाइट्स के बारे में बताया गया है। और क्या हम लोग कर सकते हैं हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए, और क्या खाएं? कुछ आजकल जिस तरह से कुछ समय से, कुछ सालों से हम सुन रहे हैं, फ्लैक्स सीड काफी हद तक हमें मदद करती हैं, उसको लेकिन काफी मात्रा में खाना पड़ता है। हिबिस्कस जो गुड़हल की फूलों की चाय है, वो भी जो है इसको आपके हाइपरटेंशन को कम करती है, अगर 1 या 2 कप चाय रोज ले लिया जाए। लेकिन गुड़हल के चाय के बाद में ये बताया गया है कि वो हमारे दांतों के लिए नुकसान करती है, हमारे दांतों को जो एनिमल होता है उसको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए अगर हम गुड़हल की चाय पी रहे हैं तो उसके तुरंत बाद जो है खूब अच्छी तरह से मुंह को साफ पानी से कुल्ला कर लेंगे। गुड़हल की चाय में भी जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई गई हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली चीजें जो प्रॉपर्टीज इसमें पाई गई फ्लैक्स में और गुड़हल की चाय दोनों में इनमें, और स्ट्रोक्स का जो खतरा है वो कम होता है, हार्ट डिजीज का भी कम खतरा होता है फ्लैक्सीड को भी। एंटी इंफ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फ्लैक्सीड में भी पाई गई है। हिबिस्कस जो गुड़हल के फूलों की चाय है उसमें भी ब्लड प्रेशर को कम करने की क्वालिटी पाई गई है। अब एक और हमारा ये नाइट्रेट्स रिच वेजिटेबल्स जो हैं उनके बारे में भी, रॉ एंड कुक वेजिटेबल्स जो हैं उनके बारे में भी जो है ये आया है कि वो हमें हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तरबूज और कीवी जो है ये भी फल हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के गुण इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा
अगर हम वजन को कम रखते हैं, नमक कम खाते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, हेल्दियर खाना लेते हैं, ये सब चीज़ें हमें अपने ब्लड प्रेशर को कम करने में, नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। अब एक और हम लोग पिछले कई बार डिस्कस करते हैं, मैडम भी कई बार इसमें, हमारे डॉक्टर कमलेश जी ने भी इसका चर्चा की है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो चीज़ होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक बायोलॉजिकल मैसेज विद इन द बॉडी होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। इसको ये हमारी जो है ब्लड की जो नैरोइंग है, ब्लड वेसल्स की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होते हैं उनमें जो नैरोइंग हो जाती है, जिनकी वजह से हमको हार्ट अटैक होता है, खून नहीं पहुंचता है हार्ट तक या हमारे ब्रेन की सेल्स तक। उसके कारण को उसको ठीक करने के लिए एक हमारी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है, वो जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, उनमें से ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है एंडोथेलियल सेल से, और उसके लिए वो उसका जो उसमें एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम। इससे वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो क्या करता है, जो हमारी धमनियों में जो फ्री रेडिकल्स जमा है, जिससे हमारी जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, हार्ट को सप्लाई, हार्ट की मसल्स को सप्लाई करने वाली या ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां होती हैं, उनको कैपिलरीज हम कहते हैं, वो नैरो हो जाती है, पतली हो जाती हैं। तो उनको जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, हमारी जो छोटी कैपिलरीज है उनकी एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं, जो इनर लाइनिंग है, उसमें अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट होता है तो वो जो कैपिलरीज की मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देते हैं। उनको रिलैक्स करने से वो जो नलियों का जो कैलिबर है अंदर का, वो बढ़ जाता है, और खून का दौरा जो कम हो रहा था वो बढ़ जाता है। यही हम लोग जब किसी को चेस्ट पेन होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट देते हैं। आपको पता होगा कि छोटी सी गोली होती है, उसको जीभ के नीचे रखा जाता है, तो कहा जाता है कि जब जिसको एंजाइना अटैक होता है तो उससे उसको आराम होता है। उसका कारण भी यही है कि वहां पर उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनकी मसल्स को रिलैक्स करके, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करके, और कैपिलरीज की ब्लड मसल्स को रिलैक्स करके उनके दौरे को ठीक कर देता है। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम से। अब क्या कारण होता है, जो ब्लड वेसल्स में फ्री रेडिकल्स जमा होते हैं, जिनकी वजह से वो नैरो हो गई हैं, उनकी वजह से उनको कम करने के लिए हम लोग ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड चीजों को बढ़ाने के लिए जो चीजें होती हैं उनको यूज करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को अपहरण कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स वहां पर काम नहीं करने देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। इसलिए हमें अधिक फ्री रेडिकल्स को उनको खत्म करके, नाइट्रिक ऑक्साइड को खत्म करके और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम को खत्म करके उस जगह पर बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। ये उनकी वो क्वालिटी होती है, जिससे जो कैपिलरीज हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, नैरो हो जाती हैं, और खून का दौरे को बंद कर देती हैं, और जिस बीपी को बढ़ाकर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देती है। इसलिए बताया गया कि हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच प्लांट फूड्स को दिन भर खाते रहकर फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को खत्म करना होता है, और जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती रहे। ये लेकिन ये तो हुई बात आपने एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट को रिच प्लांट फूड से। कुछ प्लांट फूड्स ऐसी होते हैं, जो वनस्पतियां ऐसी हैं जो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती हैं बॉडी में। लेकिन हम लोग, मैडम ने कई बार पहले भी डिस्कस किया है कि ओम का उच्चारण है, डीप प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, इस तरह की चीजें शायद फिर से ऐड करेंगी मैडम, इसमें थोड़ा 2-4 कमेंट अपने रखेंगे। लेकिन उसका इफेक्ट जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने का इफेक्ट है, इन सब चीजों में ये जो हमारी प्राणायाम और मेडिटेशन क्रियाएं हैं उनसे होती हैं, और इसीलिए उन सब के करने से वो लगभग पूरे दिन हमको जितनी बार हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट बढ़ने से हमारी कैपिलरीज ओपन होती रहती हैं, जो स्टिफनेस वो खत्म होती रहती हैं, जो हमारे वहां पर फ्री रेडिकल्स हैं वो अपने आप ही कम होते जाते हैं, उनको बढ़ने से रोक लिया जाता है। किससे? हमारी प्राणायाम और इस तरह की योगिक क्रियाओं से, जो हम लोग रोज अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई प्राणायाम और योगिक एक्सरसाइजेज के बारे में अगर हम उनको
फॉलो करते हैं उनको हम दिन भर करते रहते हैं और जप और मेडिटेशन बीच बीच में दिन भर कई करते हैं, तो हमारा कंटिन्यूअस जो है रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड होता रहता है और हम अपने हार्ट और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से अपने को बचा सकते हैं। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की जो स्टडी एक थी, उन्होंने भी ये एक स्टडी की जिसमें उन्होंने लोगों को एक जो बीट रूट होता है हमारा चुकंदर जिसको हम कहते हैं, उसको अगर हम उसके जूस को 250 ml रोज उसको बीट रूट जूस को देते हैं और 4 हफ्ते तक अगर कंटिन्यूअस रोज दे रहे हैं तो उससे धीरे धीरे बीपी में फायदा होने लगता है। ये उन्होंने पाया। एक 2 ग्रुप्स उन्होंने बताए, एक को उन्होंने 250 ml बीट रूट दिया, दूसरे को उससे मिलता जुलता बीट रूट जैसा ही एक जूस दिया, जिससे उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि बीटरूट जैसी चीजों में जो नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट होता है वो और चीजों में नहीं होता, इसलिए बीटरूट है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को, वेजिटेशंस हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड जिनमें होता है, उनका नाइट्रेट रिच फूड्स, उनमें मेनली उन्होंने 8-10 फूड्स गिनाए हैं, जिसको उन्होंने बीट रूट है, स्विश कैरेट चार्ड है, ओक लीफ है और बीट रूट लीफ ग्रीन्स हैं, बैसिल ये मरुआ है, स्ट्रिंग ग्रीन्स हैं, बटर लीफ लिट्यूस है, धनिया कोरिएंडर है, रूबार्ब है, रॉकेट है। इस तरह के 8-10 जो है वनस्पतियां बताई हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट होता है। इसलिए हमें ये चीजें जितनी ज्यादा है वो दिन भर हम लोग लेते रहें। अगर हम लोग अपना खाने में सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कई बार सलाद ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, नमक की मात्रा कम करते हैं, अपने रूटीन को नॉर्मल रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह को काफ़ी करते हैं और रिफाइंड मील्स को कम लें, तो हम समझते हैं कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी हमारा ये मानना है कि कहना है कि जिनको भी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की तकलीफ है वो अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराते रहें। इनके साथ इन सब चीजों को, जो भी चीजें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इन सब को फॉलो करके हमें कुछ न कुछ फायदा होगा, नुकसान इनसे कुछ नहीं होना है। इसलिए हमें इन सब चीजों को अपनाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैडम कमलेश जी आपसे कुछ इसके बारे में कुछ ऐड आज के विषय पर करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को पुनः प्रणाम। ओम गुरु सत्ता को प्रणाम, टीम महाकाल के सभी मेंबर्स को प्रणाम। आवाज आ रही होगी। तो आज गुरुदेव दादू जी जो हैं आज हमें हृदय गुफा में मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा सब बच्चे अपने आप आके मिलेंगे और अगली बार ग्रुप में मिलेंगे, अभी समय की कमी हो रही। और गुरुदेव ने पूछा है, सब बच्चों ने इंची टेप से अपना वो नापा, पेट और कमर नापी। किसी की ज्यादा है तो फिट रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गुरुदेव सबको वो देने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर, है ना। सबने कहा था गुरुदेव हमें ये दे दीजिए, सेवा दे दीजिए, पर उन्होंने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बच्चों को। सबको बिल्कुल फिट होना पड़ेगा, वेट सही, क्योंकि मिलिट्री में भर्ती होना है ना। महाकाल की मिलिट्री में ऐसी भर्ती नहीं हो जाते। उन्होंने कहा है। हाँ, आवाज आ रही है क्या? आ रही होगी लगता है। हाँ जी आंटी जी, पूरी क्लियर आ रही है। हाँ ठीक है। तो महाकाल की मिलिट्री में भर्ती होने के लिए पूरा फिट बनना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा है सारे बच्चों को बता दो। और इसलिए तब तक माता जी हमें कुछ भी नहीं देंगी जब तक खाने पीने का, जब तक हम अपना सब बीपी लेवल और ये सब ठीक करके रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल फिट हो जाओ। अच्छा चलिए, अब ये हाइपरटेंशन की हो गई, बड़ा टेंशन कर दिया इस हाइपरटेंशन ने तो। लेकिन उसका अब ये तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हो गया कि क्या है ये, ठीक है। अब हम अपने भारतीय हिसाब से सोचेंगे उसको, अपने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अपने भारतीय ऋषि ज्ञान में तो ये सभी कुछ का सॉल्यूशन छुपा पड़ा है, अगर हम सोचें तो, थोड़ा ध्यान देंगे या थोड़ा सा ढूंढेंगे तो। अब देखिए, हाइपरटेंशन, टेंशन गया कि हम कौन है, कहाँ है, क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, तो टेंशन हो गया। टेंशन हो गया तो हाइपरटेंशन हो गया, है ना। और इस संसार की हाय हाय में अगर डूब गए, बिल्कुल कोई कोई तो 100% डूबे रहते हैं, कोई गले तक, कोई कहीं तक डूबे रहते हैं। वो तो उसके अंदर हाय हाय में फंसे और अंदर वाले को बाय बाय कर दिया, तो हाइपरटेंशन हो गया। और गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, क्या बोला है, आत्मसंयम और नियमितता द्वारा। आत्मसंयम क्या है और नियमितता द्वारा उसको क्या समझेंगे,
उसकी सेवा बिल्कुल करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। अब ये तो सब हो गया, तो ये सब चीजें हम भूल जाते हैं, इसलिए सब प्रॉब्लम आ जाती है। अब अभी सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि नमक, अब जितनी भी वो बात वहां से हुई है वो सब, ये जो टेबल सॉल्ट होता है हमारा, जो टाटा नमक और ये वो सारे ये समुद्र नमक होता है, उसके बारे में बात हो रही है। और ये कितना ज्यादा हम लोग खाते हैं, अगर आप ध्यान देंगे, अब देखिए क्या होता है भारतीय खाने में। पापड़ खा रहे हैं, किसी ने ध्यान दिया उसमें कितना नमक होता है? अचार खा रहे हैं, उनमें कितना नमक होता है? और ये जितनी भी ब्रेड से लेकर के बिस्किट, हर चीज में नमक होता है। आप अगर लेबल पढ़ेंगे तो घबराहट के मारे बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा। तो ये सब चीजों पर ध्यान देना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे भारत में पिंक सॉल्ट जो है, सेंधा नमक बोलते थे जिसे, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, इसका प्रचलन था। पहले इसको ही खाते, बल्कि नमक तो खाते ही नहीं थे। गांधी जी ने जब दांडी मार्च निकाला, नमक वाला वो सब आंदोलन चलाया, तब से नमक का ज्यादा अब इतना बुरा हाल हो गया उस नमक का कि हम इतना एक्सेसिव खा रहे हैं। जितना जरूरत है उतना हमें अपने खाने में मिल जाता है, और नहीं तो फिर जरूरत है तो आप ये वाला पिंक सॉल्ट यूज करिए। और बाहर की इस तरह की चीजों को सोच समझ के खाइए। पापड़ वापड़, अचार और ये सब जितनी भी नमकीनें खाते हैं, कितना सॉल्ट होता है उसके अंदर, हर एक चीज के अंदर। तो बस अब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? समझदारी। हमें पहले ज्ञान हो जाए, फिर समझ आ जाए, फिर ईमानदारी से हम उसका पालन करें कि भाई अब जी शरीर है तो इसको ये थोड़ी सी वो ना करें, उसकी लापरवाही। ईमानदारी से पालन करें, संयम रखना है। जो गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं उसी में सारा छुपा हुआ है सब कुछ। तो कोशिश करेंगे सब लोग कि टेबल सॉल्ट के बदले रॉक सॉल्ट को खाना शुरू करेंगे। और फिर दूसरा, स्वाद व्रत किस लिए दिया है गुरुदेव ने? ये इसलिए कि संयम आ जाए। और करेंगे आप धीरे धीरे। मैंने भी ये थोड़ा कोशिश करी कि पहले आप और हल्का करिए, फिर और हल्का और हल्का, फिर बाद में आपको ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल अब पता ही नहीं चलेगा। अगर नमक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अगर जरा ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है। तो इस तरह से सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उससे क्या है, ये स्वाद व्रत, ये वैसे व्रत, उपवास, ये सब संयम के लिए तो कहे गए थे, और इससे सब कुछ बॉडी को ठीक रखने के लिए। तो उस सबको हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी अस्वाद कर लिया, कम से कम संडे को कर सकते हैं 12 बजे तक। अगर कोई फुल डे फास्ट नहीं कर सकता, गुरुवार और रविवार को अपने यहाँ पर बहुत लोग फास्ट करते हैं, तो कम से कम हम नमक ही को कम करके देख लें। आधे दिन तक हम लोग ये कर लेते हैं, नमक नहीं खाना है और बाकी चीजें खा लीजिए। उस दिन कम खाइए, नहीं खाइए, तो धीरे धीरे जो है ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अपने आप ही सब शरीर खुद फिर संयम में आने लगेगा। उसको किसी चीज से ज्यादा उस पर निर्भर नहीं होगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमें बताया गया है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हो रही थी, तो वो तो अब उसमें पूरे वर्ल्ड में ये सारी रिसर्च हो गई है हमारे भारतीय योग प्राणायाम और इस सब पर कि इससे क्या क्या हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और सबसे ज्यादा ये पता चला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है, एक तो हमारे यहाँ बताया गया है कि चबा चबा के खाओ। गुरुदेव ने कहा ना, एक और को कम से कम 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ, 32 बार नहीं तो 24 बार चबा लो, क्योंकि मुंह के अंदर वो एक एंजाइम होता है, और वो जो है जब चबाने से जो है मिलके भोजन के संग में वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा, मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। किसी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट करा के नाक से गहरी सांस लो, उससे भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि जाके धमनियों को खोलती है, ब्रेन की वेसल्स को, और सब काम करती है बीच बीच में सफाई का, क्लीनिंग का। और तीसरा पता चला है भ्रामरी प्राणायाम, सारी दुनिया इस पर लगी हुई है अभी। वो भ्रामरी प्राणायाम हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, किसी समय नहीं है तो हमिंग साउंड कम से कम जहां भी मौका है वहां पर करते रहें। और ओम का उच्चारण वो तो सारे पर काम करता ही है, पंच तत्वों को संतुलित करता है। जो 5 तरह के एनर्जीज हमारे अंदर काम करती हैं उन सभी को संतुलित करता है। ये तो बहुत ही बड़ी चीज है ओम, जिसमें 50 साल से रिसर्च चल रही है और रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं। उससे भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसके अलावा और तमाम चीजें। और ओम हम जब करते हैं तो जो सबको पता है नीचे वाले पोर्शन पर, नाभि से नीचे पर काम करता है। ऊ का उच्चारण करते हैं तो हृदय क्षेत्र में जो वाइब्रेट करता है। और माज वाला जब करते हैं, अगर हम उसको लंबा ले रहे हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो हमिंग हो ही जाएगी, भ्रामरी टाइप का भी एक्शन होगा, तो वो बहुत फायदेमंद है। ऊ के लिए ऊ का इसलिए है कि जो ये जितना भी ये हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज और ये सब है, ये हृदय चक्र से रिलेटेड है। और जब हम ऊ का उच्चारण उसी हिसाब से करते हैं तो वो फिर उसी एरिया में काम करता है और हृदय चक्र को भी अच्छा करता है। अभी समय अगर वो नहीं है तो फिर हम अगली बार ये सारा उसको अपने चक्र के हिसाब से समझ लेंगे कि
क्या क्या इसमें हम और क्या कर सकते हैं भारतीय दर्शन के हिसाब से। अब हृदय चक्र सबको पता है, ये सबको हमारे जो एनर्जी सिस्टम ठीक होगा तो बहुत सी चीजें तो वैसे ही नहीं होंगी। जैसे अनाहत चक्र कहते हैं, क्योंकि ये हत नहीं होता, मतलब कोई चीज के टकराने से उसमें आवाज नहीं आती है, उसमें नेचुरल एक साउंड आप देखते होंगे, कई बार बहुत ध्यान से सुने तो अनहद नाद वहीं से आता है। और जो वो तो ब्लड वेसल्स जब सर्कुलेट करते हैं तो उसकी भी आवाज आती है। तो अनाहत चक्र ये है, और सबको पता है कि वो हरे रंग का होता है, 12 उसमें पंखुड़ियां होती हैं। हर एक पंखुड़ी के भी वैसे एक अलग अलग देवी देवता होते हैं, पर हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है। और वो लंग्स को सप्लाई करता है एनर्जी, और हार्ट को सप्लाई करता है, अपर आर्म्स को, इन सब चीजों को, इस एरिया के सारे थाइमस ग्लैंड्स वगैरह को ठीक रखता है। और बीज मंत्र उसका यम है, पता ही है, लम वम रम यम। फिर देवता उनके शंकर हैं, जो हम शिव रक्षा कवच में पढ़ते हैं कि शंकर जो है हृदय की रक्षा करें, और दुर्गा सप्तशती कवच में पढ़ते हैं हृदय ललिता देवी, देवी ललिता उसकी अधिष्ठात्री देवी है, उसकी रक्षा करने वाली, मतलब शिव पार्वती का एक वो है वहां पर वास। वायु तत्व है उससे रिलेटेड। और प्राण, जो हमने 5 प्राण पढ़े थे, 5 लघु प्राण, 5 महाप्राण पढ़े थे, उसमें जो प्राण वायु है, प्राण नाम का प्राण और नाग नाम का प्राण, वो दोनों यहाँ पर निवास करते हैं, वो इन सबको संचालित करते हैं। और इससे रिलेटेड है ग्रह शुक्र। तो शुक्र की जो भी कुछ करना है, शुक्र रिलेटेड ग्रह है। और उसकी सुगंध है, जो हर उसकी चक्र की हर एक की सुगंध वस्तु, ये सारी चीजें होती हैं, रोज उसकी सुगंध है। तो उसके बिगड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब सुगंध जो है ये, इसमें हमारे भारत में ना कितना तरह की जो पूजा करते हैं, आप समझ लीजिए हर चीज में कुछ ना कुछ विज्ञान छुपा हुआ है। अभी बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो खुद ही हमारे चक्रों को ठीक करते हैं। अब हम देवी देवताओं को, जहाँ भी गुरुओं को मंदिरों में अर्पित करते हैं, खुद ही वहां मंदिर में जाके कितना अच्छा लगता है एकदम, क्योंकि ये सुगंध जो है जाके इन चक्रों पर काम करती है। एरोमाथेरेपी अपने आप ही होती रहती थी। मोगरा, ये रोज, ये सारी इसकी सुगंध हैं। और भी बहुत सारी, मरुआ तुलसी हो गई जो अपने यहाँ पर होली बेसिल बोलते हैं, जिसको ये इटालियन फूड में ज्यादा डालते हैं। चमेली, मोगरा, बेला और चंदन। चंदन तो बहुत सारे चक्रों पे काम करता है। लोबान, लोबान जो नेगेटिव एनर्जी क्लीनिंग के लिए जलाते हैं, आपने देखा होगा। ये इसमें भी मुस्लिम धर्म में भी लोग, ये सूफी लोग जलाते हैं। तुलसी, गूगल, हमारे यहाँ गूगल और लोबान, उसकी धूप बत्तियां वगैरह भी आती हैं। तो पहले ही से सब कुछ सिस्टम सही बना हुआ है, अगर उसको हम थोड़ा सा सोच समझ के फॉलो करें तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। अब रोज की जो सुगंध है, वो देखा होगा आपने, वो फूल बिछाते थे, खासकर मुगल काल में तो बहुत ज्यादा गुलाब का उपयोग होता था। तो हृदय चक्र को खोलने में बहुत अच्छा काम करती है। अब उसको नेचुरली यूज करें हम लोग। ऊपर ये रोज वो वाला भारतीय देसी गुलाब, उससे नहीं होता, वो नीले पीले, वो उसमें कोई सुगंध होती नहीं है जो इनके इंग्लिश गुलाब होते हैं। तो उसका हम कोई सेंट यूज कर सकते हैं, मतलब नेचुरल। और वो कर सकते हैं, ये जो एरोमा थेरेपी वाले, उसमें थेरेपी वाले में डाल सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं। उसका लगाने के लिए एक एरोमा थेरेपी ऑयल होता है, उसको यूज कर सकते हैं। तो हृदय चक्र को खोलने के लिए बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें अभी हैं हमारे पास। तो उसका हमें ये अभी समय की, अच्छा ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब ये सब बिगड़ तो गया, अब जो है क्या है, उसका कारण क्या है और गड़बड़ क्यों होती है। बिगड़ने के कारण होते हैं क्रोध, घृणा, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, तनाव। सबसे बड़ा स्ट्रेस जो आजकल की लाइफ स्टाइल में ऐसे हैं, तरह तरह के तनाव, चाहे जॉब रिलेटेड हैं, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, चाहे किसी भी कारण से हैं, वो सबसे बड़ा इसको बिगड़ने का कारण होता है। उससे वो छोटा होते जाता है और सब बिल्कुल ब्लॉक सा हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी इस तरह से वहां घुस जाती हैं कि वो उसको काम ही नहीं करने देती हैं, और उससे फिर उसकी वजह से ये सब बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। आपने देखा ही होगा कि वो सुना होगा, अरे 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 इनको गुस्सा मत दिलाओ, इनका बीपी बढ़ जाएगा वही होता है चक्कर। तो अब बिगड़ने के बाद क्या होता है, डिप्रेशन, अकेलापन, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें, लंग्स की और ये सब। अब इस समय जो कोरोना काल में क्या हुआ था, सारा ये वाला हार्ट चक्र बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, थ्रोट चक्र इन्वॉल्व हो गया था, विशुद्धि चक्र, और दोनों चक्र खराब हो गए थे। और फिर इनकी बैड एनर्जी लुढ़क के नीचे तक चल जाती जाती है, सारों को खराब कर देती है। तो उस समय इसीलिए कहा जा रहा था कि ये करो, डीप ब्रीदिंग करो, और ये करो, वो करो, वो सब करने से भी ये फर्क पड़ता है। तो उस समय यही सब कारण हो गया था कि लंग्स की कैपेसिटी बहुत कम हो गई थी। तो और क्योंकि टेंशन के मारे लोग इतने उसमें तनाव में आ गए थे कि अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो और बिगड़ता गया। तो जितना बिगड़ता गया उतना ही लंग्स की वो एनर्जी सप्लाई बंद होती गई।
उतनी ही प्रॉब्लम थी। ये सब एक तरह की साइकिल से चलती जाती है, इसलिए सब बहुत सारे चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ठीक करने के लिए भारत में अपना है योग है, कितने सारे आसन हैं, भुजंगासन से लेकर के पूरी लिस्ट है, यूट्यूब पर सब है, वो डेली रूटीन में हम उसको अपनाएं। प्राणायाम जो है, इतने सारे प्राणायाम है इसको ठीक करने के लिए। भस्त्रिका तो है ही जो उसको पूरा आगे चेस्ट को ऊपर नीचे करता है, उसको समझ के देखभाल के करना होता है। और बहुत सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। और कपालभाति लोग ज्यादा जोर जोर से ना करें, हाइपरटेंशन वाले, क्योंकि इस पे कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी, लेकिन बाद में उस पर रिसर्च भी हुई है। स्लो स्पीड पे कम उससे जोर लगा के करें तो कपालभाति भी किया जा सकता है। और जिनको बहुत दिल में धड़कन की शिकायत है, चाहे वो उसके लिए है, डायबिटीज के लिए या उसके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम, ये लोग ना करें, क्योंकि वो गर्मी देता है एक तरह से। और ये जो सूर्य मुद्रा है उसको भी कम करें जिनको धड़कन तेज हो गई है तो। कपालभाति स्लो स्टेज पे। बाकी अनुलोम विलोम तो दोनों को करता ही है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को ठीक रखता है। बाकी हमें चंद्र नाड़ी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कूलिंग कूलिंग रहना, ठंडा ठंडा कूल कूल दिमाग रखना पड़ेगा, तो उसी से सब कुछ ठीक होगा। अच्छा, इसके लिए मुद्राएं होती हैं, मृत संजीवनी मुद्रा, वो सब आपने पहले भी पढ़ी है। अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं उसे, मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, जो मरते हुए को भी बचा सकते हैं, हृदय मुद्रा भी कहते हैं। तो उसको 15-15 मिनट 3 बार रूटीन में हम लोग कर सकते हैं। अब स्वाध्याय भी कर रहे हैं तो हाथ तो खाली है ना, तो उस समय हम मुद्रा कर सकते हैं, संग में वो कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अगर लेट सकते हैं बैठ सकते हैं जो भी है। और दिमाग को शांत रखने के लिए ज्ञान मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा, एनर्जी की कमी है, ये 2-3 चीजें अपने। शवासन इतना जो है फायदा देता है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, रिलैक्सेशन की और टेक्निक्स हैं। कई जगह पर ये मंत्र मुद्रा मेडिटेशन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया एक आ रखा है कि किस किस में हम कौन सी मुद्रा के संग कौन सा मंत्र करें, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और ये जो खाने पीने की सब चीजें तो डॉक्टर साहब ने बताई, और भी आपको मिल जाएंगी। नाइट्रिक ऑक्साइड किस किस फल सब्जी में होती है, वो सब चीजें उसमें सब मिल जाती हैं आजकल नेट पे, वो सबकी एक लिस्ट बना के रख लें। और शुरू से घर के लोग 2-4 दिन तो सब वो करेंगे, उनको लगेगा स्वाद ये है वो, पर उनको शुरू से समझा के जो है डाइट चेंज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रभेदी और भ्रामरी और ये सब ओंकार प्राणायाम हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा, तो ये सब चीजों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करेंगे, तो गुरुदेव माता जी अपने हैं, उन्होंने कहा है कि सब बच्चे बिल्कुल फिट हो जाओ और फिट होके यहाँ पर आ जाओ, फिर हम आपको। और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हर उसके, इसका मैंने एक वीडियो भी भेजा था, सितार वीणा जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सारंगी सरोद, ये सब उसमें बजते हैं कई बार हमारे उसमें। तो नाद योग भी बहुत बड़ा इफेक्टिव है। हमें लगता है कि ये क्या है, तबले बज रहे हैं और वो बज रहा है, ये बज रहा है, ये इससे क्या होगा, ये इस पर कभी बात करेंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज है। संगीत सुनने से भी हृदय चक्र अच्छा होता है। फिर क्रिस्टल थेरेपी होती है, जितना हम लोगों ने उसमें पढ़ा था आध्यात्मिक चिकित्सा में, वो सारी रेकी प्राणिक हीलिंग ये सारी चीजें उस पर काम करती हैं। और फिर अगली बार अभी क्योंकि ये बागवानी करने से हृदय चक्र का रंग हरा होता है, हरी फल सब्जियों का सेवन हम ज्यादा करेंगे तो भी उससे बहुत फायदा होता है। प्रकृति से प्रेम, हर पेड़ पौधे लगाइए, पशु पक्षी प्राणियों से प्रेम करिए, पेड़ पौधे लगा के उनको कटिंग लगा के आप बांटते रहेंगे ना, देने का भाव और जो हमारा उसका भाव है, जो है धन्यवाद वाला भाव, हमेशा हम आभार प्रकट करते रहें ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए, गुरु के लिए, ईश्वर के लिए, तो उससे भी हृदय चक्र अच्छा होता है। अनकंडीशनल लव, अब अनकंडीशनल लव का वास होता है हृदय में, प्रेम करुणा दया ये सारी अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं, वो कहाँ से आएंगी, ईश्वर से ही। अनकंडीशनल लव बस ईश्वर ही दे सकता है। ईश्वर चाहे आप माँ के रूप में लीजिए, बंधु सखा जिस रूप में उनको लेते हैं, उनसे लेते रहिए और लोगों को देते रहिए। अभी समय हो गया, तो अगली बार हम लोग फिर से थोड़ा सा और इस पर डिस्कस कर लेंगे, अगर सब लोग कहेंगे तो थोड़े चक्रों के बारे में भी जान लेंगे। बाकी किसी कोई क्वेश्चन हो तो अगली बार हम लोग उसको कर भी सकते हैं। ठीक है, सबको प्रणाम, धन्यवाद। डॉक्टर कमलेश जोशी अंकल जी और आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने बहुत ही सटीक और बहुत टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दी है, हेल्थ से रिलेटेड, इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड, और किस तरह से उन्होंने बताया कि नमक कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे जीवन में, कि उसको अगर हम सही क्वांटिटी में लेते हैं, कम लेते हैं, हल्का रखते हैं अपने भोजन में, तो किस तरह से वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और किस तरह से पैक्ड जो फूड अभी हमारे लिए अवेलेबल है, एक तरह से जहर हम लोगों के लिए पैक होके आता है, हम अपने बच्चों के हाथ में जहर पकड़ा देते हैं। और इसकी अगर आदत बन जाए तो
एकदम ही अंदर से व्यक्तित्व जैसे बोलते हैं खोखला ही होता चला जाएगा, क्योंकि हम अगर बॉडी के लेवल पे ही स्ट्रांग नहीं है, अपने बच्चों को बॉडी के लेवल पर ही हम वीक कर दे रहे हैं, उनके चटोरेपन को सेटिस्फाई करके, उनकी जिद को पूरा करके, तो आने वाले भविष्य में उनका शरीर कोई खास ज्यादा काम करने लायक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को बहुत गहराई से समझें और उनकी भाषा में बच्चों को समझाएं, क्योंकि आज फास्ट फूड सबसे ज्यादा हमारे यंगस्टर्स को बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें टेस्ट भी है और वो एक फैशन का भी ट्रेंड बन गया है। तो इस चीज की गहराई को समझते हुए जिस तरह से अंकल जी बता रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर सैटरडे इस तरह का सेशन हो जहाँ पे फूड को कैसे इनटेक करना है, उसकी अवेयरनेस, कोल्ड ड्रिंक का इम्पैक्ट क्या है, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफीज और ये सब जो हम लोग पीते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे सिस्टम में और किस तरह से ये हार्मफुल है। अभी रिसेंटली हमारे ही जानने वाले कोई अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर थे और बहुत ही, जिसको मैं कहती हूँ उनके घर पे हम रह के देखे और उनका पूरा एकदम फिटनेस वाला रूटीन था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया करते थे। बस एक उनके रूटीन में एक कमी थी, उनके घर में जो ट्रेंड था वो पैक्ड फूड को प्रेफरेंस देते थे। जैसे कि प्योरी बनानी है टमाटर की तो वो पैक्ड प्योरी लेके आते थे, या राजमा है तो बॉइल्ड राजमा पैक्ड जो वहाँ पे मिलता है वो सब लेके आते थे, जिसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो बनाने में। और अंततः बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि कैंसर जैसे रोग के साथ उनको इस दुनिया को छोड़ना पड़ा, इतने बड़े डॉक्टर। तो ये एक्चुअली इट्स वेरी वेरी हार्मफुल कि हम शॉर्ट में टाइम बचाने में या टेस्ट के चक्कर में ये सब चीजों को लेते हैं, तो इस तरह से हमारे ही जीवन की हानि होती है। दूसरा, आंटी जी ने जिस तरह से बताया चक्रों का किस तरह से संबंध है और कैसे हम विचारों के द्वारा, खुश रहने के द्वारा, ग्रैटिट्यूड के द्वारा, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें जो बनाई हैं, चाहे वो चालीसा हो, आरती हो, मेडिटेशन हो, फ्लूट, ये बांसुरी वादन हो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, बहुत ही दिव्य रूप से ये हमारे आंतरिक, जिसको बोलते हैं जो स्पिरिचुअल एनाटॉमी है हमारी, उसके साथ जुड़े हुए हैं और हर तरह से ये हमारे अंदर की एनाटॉमी को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से डॉक्टर जोशी अंकल, आंटी का। किसी का कोई सवाल है तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न, स्पिरिचुअल प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना अपना सवाल रख सकते हैं। डॉक्टर जोशी, मेरा एक क्वेश्चन है। सॉल्ट के लिए आपने बताया, तो सॉल्ट में बेसिकली कौन सा यूज करना चाहिए? और आपने कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताए थे, जैसे बीटरूट बताया कि वो खाना चाहिए, और भी कुछ वेजिटेबल्स के नाम बताए थे। तो मैं ये चाहूंगी कि अभी अगर आप ना बता पाए तो आप इसी ग्रुप पे एक मैसेज में हमें दे दीजिएगा, जिससे हम क्योंकि वैसे सुन के सब चीजें नहीं याद रहती, फिर अगर मैसेज होगा तो जो अवेलेबल होगा वो हम कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा ना। देखिए, रॉक सॉल्ट जो जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी अब तो काफी प्रचलन में है। ये सेंधा नमक जिसको बोलते हैं, व्रत में खाते थे, क्योंकि वैसे भी ये शुद्ध होता है और इसमें जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, 64 से ज्यादा, और ये सोडियम कंटेंट कम होता है जो हमारे वो वाले। और ये लोगों ने पागल बनाने के लिए टाटा लाइट नमक, फलाना ढिमकाना बना दिया, वो सबको बिल्कुल ना करें। कोई इतना हमारे को उसकी जरूरत नहीं है कि उठा के उसमें हमने वो डाल दिया है कि हमें थायराइड, आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट और ये सब। उन्होंने कहा ये लोग सेंधा नमक पे जा रहे हैं तो उन्होंने उसको टाटा लाइट बना दिया, जबकि सोडियम कंटेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी सब वो नुकसान करता है। पहले तो हम कोई सा भी नमक, अब सेंधा नमक हम खाएंगे या पिंक सॉल्ट, अब तो काफी सस्ता भी हो गया, हिमालयन पिंक सॉल्ट या जो भी, तो उसको हम लोग उसी को यूज करें घर में बिल्कुल हर समय, चाहे वो जो भी खाने में, उसको भी कम यूज करें। बाहर की चीजों पर हम लेबल देख के कभी खाना भी पड़ रहा है, सबका लेबल देखें, अब हर चीज में नमक है। और ये जो अभी सारिका बहन जी बता रही थी, वो जितना डिब्बा बंद सामान है उसमें तो उसको सड़ने से बचाने के लिए इतना सारा नमक डाला जाता है, उसको कंसंट्रेट करने के लिए कि सड़े जो भी उसके अंदर सामान है, ये लोगों को पता ही नहीं है। बस उठाया, वहां पर तो यही लाइफ स्टाइल है, समय की कमी है, तो वो लोग उठा उठा के वही सब करते हैं। और कितने लोगों को मैंने, दूसरा ये फैक्टर भी है, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे भी देखा जो इतनी चीजों का पालन करते हैं खाने पीने में, सिर्फ ये ऊपरी चीजें हैं। जो हमारे अंदर वाला जो अपने ऋषि मुनियों का ज्ञान है, अगर हम उसको संग में अपनाते हैं, अभी कोरोना काल में भी इस पर काफी पता चला है कि जो लोग हम ये सात्विक लाइफ स्टाइल जैसे गुरुदेव ने बताया उस समय रहते हैं, अपने ऑरा को क्लीन रखते हैं
और बहुत सारी चीजों को ठीक रखते हैं। तो ओजस बढ़ता है, ओजस जो है हमारे हृदय चक्र के पीछे रहता है, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है और वो उन सब चीजों की चपेट में नहीं आते हैं। एक ही फैमिली में अलग अलग बच्चे जो है अपनी जॉब में उससे रिलेटेड सारी चीजों में स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो कोविड से ग्रस्त हो गए, और जो सात्विक ढंग से रहते थे बूढ़े माता पिता वो सब सही रहे। तो ये भी बहुत सारी चीजें पता चली हैं। तो इसकी लिस्ट है एक, तो ये बीटरूट वैसे लिस्ट बना के भेज देना, ठीक है, सब लोग अपने आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक पूरा चार्ट ही बना सकते हैं क्या क्या करना है। ये एक बहुत बढ़िया म्यूजिक था, संगीत सुनो करके, गायत्री मंत्र, इंस्ट्रूमेंटल गायत्री मंत्र कोई एक दो भाइयों ने बनाए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप काम करते रहिए, सुनते रहिए, नादयोग वाली ये चीजें सुनते रहिए, हृदय चक्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हृदय चक्र बीच में होता है, ऊपर के चक्रों और नीचे के चक्रों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। नीचे वाले तो हमारे सांसारिकता से जुड़े रहते हैं और ऊपर वाले फिर आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं। तो वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने के लिए फिर हमें उसी तरफ रास्ता पकड़ना पड़ेगा, तो इसको संतुलन में रखना पड़ेगा। इसके बहुत सारे योगासन हैं, सब लोग अपनी अपनी फिजिकल कंडीशन देख दाख के जितने अपना सकते हैं उसको करेंगे, तो वैसे भी सब कुछ ठीक ही रहने वाला है। और गुरुदेव माता जी हैं ही, तो लिस्ट बना के हम लोग फिर कोशिश करते हैं भेजने की, पूरा चार्ट ही बना देते हैं क्या क्या उसके सुगंध है, क्या क्या खाने पीने हैं, और हरी हरी चीजों को देखते रहिए। जैसे किसी को हो भी प्रॉब्लम तो ये इमेजिन करना है कि ये पेड़ पौधे से हरे रंग की एनर्जी हृदय चक्र पर आ रही है, फिर वहां से बाहर फैल रही है, हम सबको अनकंडीशनल लव भेज रहे हैं, प्रकृति के संग जुड़े हुए हैं। हरे रंग का ध्यान जो है हृदय पर करने से भी फर्क पड़ता है। हरे रंग के वस्त्र वगैरह, पर्दे वर्दे, आप देखा होगा ना आपने कि हॉस्पिटल्स वगैरह में हरा रंग जो है हीलिंग का है, पर पहले हरे पर्दे हुआ करते थे। आंख पर भी जो ऑपरेशन होता है तो हरे रंग की पट्टी लगाई जाती है, हीलिंग का कलर है ये। तो हम हरे रंग के संपर्क में जितना हो सकता है रहेंगे तो उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। बाकी तो सारा जो है नकारात्मक और सकारात्मक भावनाएं, सोच विचार, क्योंकि ये साइकोसोमेटिक डिजीज है, हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीजें अब तो पता ही चल गया है। 95% बीमारियां जो हैं ये सब इसी तरह की हैं, दिमाग से उपजती हैं और शरीर में आती हैं, तो और फिर उसके बाद हमारी प्राणिक बॉडी में आती हैं और वहां से फिर सारे शरीर में फैलती हैं। इसलिए हमें उसी लेवल पर काम करना पड़ेगा। और बच्चों को तो शुरू से किस ढंग से समझाएं, मुझे तो लगता है कोई ऐसी कोई कार्टून फिल्म बना दे, कैसे समझाएं उस पर सब लोग थोड़ा कोशिश करें कि कैसे समझाएं छोटे छोटे बच्चों को। और लोग कर रहे हैं, अब रागी लड्डू खा रहे हैं बच्चे जिनके समझदार हो गए। टॉफी चॉकलेट हमारे पड़ोस में ही है, उनकी माँ ने बिल्कुल ऐसा कंट्रोल कर रखा है कि बच्चे खुद ही समझ जा रहे हैं कि इससे ये खराब हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं खाना है हमें, हमें हेल्दी रहना है, सुंदर बनना है। इस ढंग से उनको समझाना पड़ेगा कि आप क्या बीमार पड़ना चाहते हो, मोटे होना चाहते हो। आजकल मोटे नहीं होना चाहते बच्चे, उसके लिए बड़े कोशिश है तो ऐसे कुछ समझाना पड़ेगा। तो उस पर सब लोग विचार करके किसी को कुछ पता चलता है तो शेयर करेंगे, ठीक है। सबको प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी आंटी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि अभी सैटरडे है, आराम से सभी घर पे बैठे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है सेशन को खत्म करने की। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने सवाल को जरूर रखें। कोई भी कंफ्यूजन है, खाना कैसे खाना है, फल कब खा सकते हैं, दूध कब नहीं पीना है, ये सारी चीजें बहुत छोटी है बट मेजर है। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, सभी अनम्यूट कर सकते हैं। सबको प्रणाम, जोशी बहन को प्रणाम। मेरा ये सवाल था, ये संजीवनी मुद्रा कैसे है, किन उंगलियों को जोड़ के ये संजीवनी मुद्रा बनती है, तो ये मैं जानना चाहती थी। हाँ, ये पहले हमने एक वीडियो भी शेयर किया था, वहां से शांति कुंज से मुद्रा विज्ञान की हमारी बहुत अच्छी बहन है डॉक्टर गायत्री गुरवेंद्र, उसमें सारी 5 मुद्राएं जो हमें सबको करनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, फिर से मैं शेयर कर दूंगी या होगा आपका। ये हमारे वायु तत्व के लिए, पहले वायु तत्व वाली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे की जड़ में लगाना होता है, और फिर जो उसके साथ वाली 2 उंगलियां हैं ये जो, और ये आपको इस पे आराम से मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। डॉक्टर गायत्री गुरवेंद्र का देखेंगे तो उसमें 4-5 मुद्राएं जो बहुत ही अच्छी हैं, जो बहुत सबको करनी चाहिए। और उसमें फिर जो हमारी बड़ी वाली उंगली है और उसके बगल वाली जो अनामिका है, उन सबको अंगूठे के टिप से, और जो सबसे छोटी उंगली उसको सीधा रखना है, हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है कि आकाश की तरफ को, और 15-15 मिनट 3 बार कर सकते हैं। तो ये इतनी कमाल की है कि कितने बार ऐसा भी हो चुका है कि लोगों को, जैसे बस में या ट्रेन में थे, वहां पर उनको ये प्रॉब्लम हुई और किसी को आता था वहां पे, उन्होंने ये मुद्रा उनसे लगवाई, बाद में वो हॉस्पिटल गए तो पता चला ईसीजी में कि उनको हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन जो है वो बच गए। तो ये इस कदर फायदेमंद मुद्रा है हृदय के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, वायु तत्व को संतुलित करते हैं और ये दोनों को
इस पर इसके फिर चित्र या फिर मैं वो वीडियो फिर से भेज सकती हूँ, उसको देख लेंगे। और सब लोगों ने सुपर ब्रेन योगा किया होगा, गुरुदेव पूछ रहे हैं। सारे बच्चों ने सुपर ब्रेन योगा पूरा कर लीजिए, बच्चों को भी कराइए, खुद भी कराइए। वो संतुलित करता है लेफ्ट और राइट ब्रेन को, ऊपर से जो है सारे हमारे मानसिक जो मेमोरी को बढ़ाता है, मानसिक शक्तियों का विकास करता है, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसका एक सही तरीका होता है। धीरे धीरे डाइल्यूट होते होते इतने तक ही आ गया कि कान पकड़ लिए और बस ऊपर नीचे, लेकिन उसका एक सही तरीका है। उसका भी एक वीडियो मैंने अच्छी तरह ढूंढा है, जो क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो कुछ कुछ उठा के जिसकी जो मर्जी आए वो आजकल करने लग गए। तो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से जो है ये चीजें देख के और फिर करनी चाहिए हमें। सुपर ब्रेन योगा सबको करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम बच्चों को कराइए, बुद्धि भी अच्छी होगी, पढ़ाई में भी मन लगेगा, और ये बहुत सारा जो है शुरू से उनको प्रैक्टिस अगर हो जाएगी। वैसे अभी हमारी भारत सरकार कोशिश कर रही है, स्कूलों में जो है योग आ रहा है, योग की बहुत सारी जो है बच्चों के हिसाब से उनकी विधाएं धीरे धीरे किसी हिसाब से वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पर हमें घर के लेवल पर भी कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है, मतलब लग रहा है क्या, ये होना ही चाहिए। तो अब कैसे क्या करें इस पर ही सोच विचार करना पड़ेगा। बच्चों को बचाएं, अगली पीढ़ी को तो संभालें और खुद भी समझ जाएं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी आंटी जी। अभी नेक्स्ट फिर से मैं पूछूंगी, किसी का कोई सवाल है तो। मेरे ख्याल से जोशी आंटी जी से और कोई सवाल नहीं करना चाह रहे हैं अभी। चलिए फिर आगे के क्रम में जो भी डिटेल्स जोशी आंटी जी और अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक समरी के रूप में आप पॉइंट्स अगर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और इमेजेस के साथ अगर मिल जाएं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर से वो बहुत बहुत धन्यवाद जी। 5 प्राणायाम है और 5 सब तरह की मुद्राएं हैं। अल्टीमेट जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, इतनी रिसर्च है इसके बाद में विदेशों की और देश की सारी जगह, कि बस सब सारा फोकस हमें ध्यान देना है खाने पीने को सुधारने में, और अन्नमय कोश को वैसे भी ठीक करना ही है। तो उसी पर सब लोग इस पर ध्यान देंगे, क्या खाना है, जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे उसको धीरे धीरे कम करके आखिर में जो है वो धीरे धीरे लो फैट डाइट, जितनी चीजें ये निकल के आया कि भोजन को सही करना है पहला काम तो, है ना। उसी पर सबको ध्यान देना है। वो अगली बार हम लोग कुछ थोड़ा कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और सब अपने लेवल पर भी करेंगे। ठीक है, सबको धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी आंटी जी। आगे मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी कि आहुति के क्रम में शांति पाठ करके समापन करें। आइए गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र होती देंगे। सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्रा होती, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को सामूहिक 40 पाठ में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव।